आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है। वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी। उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं। पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी? चोरी की कला में यमराज भी निपुण है। उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते? पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे, वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ
मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सब से छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना। मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग
मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है, जब आत्मसम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते, तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती। लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। पत्नी का पत्र, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी का ये था पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी के अंतर्गत। इसमें वाचन स्वर था
ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।